ओके, तो पहले हम इंट्रो से सर आपका स्टार्ट करते हैं। ओके। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी वेब श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है वो 1175 यानी कि 1175th सेशन है। हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वह हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा एक नेशनल और इंटरनेशनल होम्योपैथ है और ब्रिक्स देशों में होम्योपैथी के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्यरत हैं। वे आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के संस्थापक भी हैं। उन्होंने जटिल और सर्जिकल रोगों के बिना सर्जरी के उपचार किए हैं। अब तक से 3,000 से ज्यादा अधिक डिजीजेस का वो होम्योपैथी से इलाज कर चुके हैं। वे अपने क्लिनिकल डेटा को डब्ल्यूएचओ के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है उनको, डॉक्टर जैन को स्वास्थ्य सेवा शोध और वैश्विक नेतृत्व क्षेत्र में। और उसके साथ उनकी जो बुक है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, उसके ऊपर आज एक वो रूपरेखा देंगे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या नॉलेज है उनकी, उसके ऊपर आज वो अपना सेशन देंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का यहाँ पे। तो सर वेलकम। थैंक यू नेहा मैडम। और आप सभी जितने मुझे सुनने वाले आदरणीय जितने भी गेस्ट एंड सर मेरे आपकी आदरणीय आवाज नहीं आ रही है। कलीग हैं। प्रिंस शेयर। हेलो। हाँ सर मैम। आपकी अभी वॉइस नहीं आ रही है। प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट। ओके। हेलो। मैडम, हेलो हाँ, मैडम, नेहा am I मैडम, आप सुन audible? रहे हैं? हाँ जी, अब आ रही है। जी जी जी। थैंक यू मैम। और साहनी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक मौका दिया कि आज कुछ अपनी बातें रखने का। मेरे मन में बहुत सारी बातें रहती है, क्योंकि 21 साल से यही सब बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम होम्योपैथी में जो हमने लिमिटेशंस के जो चैप्टर पढ़े हैं उसको हम स्कोप की ओर ले जा सकें। तो आप सभी आदरणीय डॉक्टर्स की प्रेरणा से, आपके अनुभव का कहीं ना कहीं जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, निश्चित रूप से ये सब हमें एक आधार देता है कि हर डॉक्टर अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ नया लाए। तो मेरी आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ कोशिश रहेगी कि मैं उन पहलुओं पर बात कर सकूं या बता सकूं जिसमें 21 साल पहले जब मैं सोचता था कि होम्योपैथी में इन चीजों पर और अच्छा काम किया करने की जरूरत है या करना चाहिए, तो हमें कोई ना कोई आधार बनना चाहिए। तो चूंकि जो मेडिकल फील्ड होता है हमेशा एक इनोवेशन और एक तरीके से नवाचार की दृष्टि से हमें आगे बढ़ाता है। और हर फील्ड में इनोवेशन का बहुत ज्यादा यूज और टेक्निक्स का आगे जो संचार है वो नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होने के लिए हमें मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और इसी बात के लिए आज मैं अल्टीमेटली जो आज मेरा प्रेजेंटेशन है, आप स्क्रीन में एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल का मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कोई भी बात का कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही ब्लेम कर रहा हूँ। पर एक चीज, हमारे प्रयासों में कमी नहीं है। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल जो हमारा विजन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस। इनक्यूरेबल डिसीज जो बिल्कुल हमें मेडिकल साइंस में, जिस पर आज भी 70 से 80% बीमारियां हैं, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन के लगभग सभी फील्ड अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो होम्योपैथी से कुछ नया ला सके। तो ऐसे केसेस पर, जैसे कि कैंसर के स्टेज, ऐसे जो 3rd या 4th स्टेज के पेशेंट्स होते हैं जो होम्योपैथी में अगर आते हैं, तो हम कई बार चाहकर भी, जैसे कहते हैं ना कि कई बार कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, अगर वो पेशेंट होम्योपैथी में आ जाए तो हम उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हम किडनी फेलियर के ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करें जो हो सकता है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराने के लिए मजबूर हो, तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना या उन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से बचाना होम्योपैथी से, जब खास करके क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो, तो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं वहां पर सेट हो चुके होते हैं, तो जो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल फॉर्म में रहते हैं। पर ऐसे केसेस में अगर होम्योपैथी को यूज करना है तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करें कोमा की। कोमा मतलब हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के पेशेंट जो एक तरीके से कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पे होते हैं, और मेडिकल साइंस यहाँ पर उनके लिए उम्मीदों को पूरा करने
के लिए पूरी मेहनत कर रहा होता है, पर चाह कर भी हम कई बार पेशेंट्स को, नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत नहीं दे पाते, और पेशेंट को वेंटिलेटर में, अगर ऐसे पेशेंट हमारे होम्योपैथी में अगर हमें अप्रोच करते हैं या उनके रिलेटिव्स हमें जब अप्रोच करवाते हैं, तो हम क्या नया कर सकते हैं, इस दिशा में हम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे सर्जिकल कैटेगरी की। सर्जिकल कैटेगरी के मतलब ज्यादातर चूंकि होम्योपैथी का रोल होता है जहां पर मेडिसिन खत्म होती है और वहां पर एलोपैथी के हिसाब से सर्जरी होती है, क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी का हम जब डिफरेंस देखें तो शायद इस बात के लिए हम मान सकते हैं कि होम्योपैथी का जो हमारा विजन वो सर्जिकल केसेस में बहुत अच्छा कवर कर सकता है। और मैं उन्हीं केसेस पे आज सर एक स्लाइड भी बताऊंगा जिसपे हमने डेफिनेट सर्जरी को बचाया है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। तो निश्चित रूप से ऐसे केसेस जब हम देखते हैं, उसी तरीके से हम बात करेंगे ऑटो इम्यून कैटेगरी के लिए। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जहां पर अपनी बॉडी अपने खिलाफ इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करने लग जाए। तो निश्चित रूप से ऑटो इम्यून कैटेगरी पे हमें कहीं ना कहीं कुछ नया करने की जरूरत पड़ती है। तो नया क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इम्यूनिटी हमारे सपोर्ट में काम करे। उसके लिए हमें ऑटो इम्यून बीमारियों पर अटैक करना है। अगर बीमारी हम पर अटैक कर रही है तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि होम्योपैथी से हम नेचुरल तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून बीमारियों पर अटैक कर सके, ताकि हम उन बीमारियों को कंट्रोल कर सके। रिवर्स करने के लिए उनकी जो रिपोर्ट्स है उस पर कहीं डॉक्टर ना कहीं सॉरी होम्योपैथी डॉक्टर का फायदा अर्पित। उठा सके। हाँ जी, डॉक्टर जी जी। अर्पित। हाँ जी मैम। जी, जी मैं मैम। ये कह रही थी, स्लाइड आप मुझे बता दीजिएगा जब आगे करनी हो, प्लीज नहीं नहीं, बता बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा मैम। अभी हम पहले साइड पे ही है। मैं ओके। जो ओके। जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं, उसमें जो हम्म। जो शब्द लिखे हुए हैं उसके पीछे काफी मेहनत है। और निश्चित रूप से वो एक एक शब्द, पूरा एक एक अध्याय है जो होम्योपैथी के लिए आगे बहुत बड़ी दिशा कायम करेगा कि ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी का उपयोग होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे अभी कैंसर पे, किडनी फेलियर पे, सर्जिकल केसेस पे, ऑटो इम्यून केसेस पे, हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के पेशेंट्स पे। तो निश्चित रूप से इसके बाद आता है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम में भी यही बात होती है कि जहां पर हम बात करते हैं कि जीवन भर दवाई खाने की जो मजबूरी है या एक तरीके से निर्भरता बनती है, उसमें अगर हम होम्योपैथी को यूज करें और मेटाबॉलिज्म को नेचुरल तरीके से रिकवर करें, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसपे होम्योपैथी के प्रभाव से हम जीवन भर दवाइयों खाने की प्रतिकूलता से काफी हद तक पेशेंट्स को बचा सकते हैं। या तो पूरा हम उन दवाइयों को बैकअप देकर पूरी तरीके से कंट्रोल करें, और अगर पूरी तरीके से नहीं भी कर पाते तो हम कम से कम ऑप्टिमम टू क्योर, क्योर या ऑप्टिमम टू क्योर, इसका मतलब है कि हम जितना कम से कम दवाइयों पर पेशेंट की निर्भरता दवाइयों पर रखेंगे वो उसके लिए ऑप्टिमम टू क्योर में काउंट हो सकता है। तो इस तरीके से काफी सारे जो आधार हैं 300 बीमारियों पे हम जब बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मैं उस बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। असंभव से संभव का प्रयास, यस। अब इसमें आपने ऊपर डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब का जो फोटो देखा है, उसके नीचे एक शब्द लिखा है ऑडे सेपेरी। ऑडे सेपेरी बिल्कुल वही शब्द है जो हमें पढ़ाया गया है और डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने हमें एक प्रेरणा के रूप में भी दिया था कि सच बोलने की हिम्मत और सच जानने की हिम्मत। मैं इस वेबिनार के माध्यम से एक छोटा सा सच बोलूंगा कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा प्रयास करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जब हम प्रयास करते हैं तो अब हमें दुनिया के प्लेटफॉर्म में उसे साबित करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं सच जो हम बोलेंगे वही साबित होगा, और उसके लिए हमारे प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। और इसी प्रेरणा के लिए मैं आदरणीय आज का ये जो वेबिनार है डॉक्टर सिल हनीमन सर को और मेरे जितने सुनने वाले सीनियर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, उन सभी को मैं उनकी प्रेरणा ग्रोथ मानकर मैं उन ट्रिब्यूट करूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो सेमिनार है निश्चित रूप से एक बात ही नहीं है, एक विजन है, एक मिशन, जो हो सकता है कि हमें एक दूसरे प्रेरणा देगा कि हम किस तरीके से होम्योपैथी को और आगे जा सकेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में मैम बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड मैम, स्लाइड चेंज कर दीजिए। ये इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में कि मैं होम्योपैथी में 21 सालों से आज आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से मैं क्लिनिक चला हूँ। और निश्चित रूप से मैं ब्रिक्स कंट्रीज के लिए अभी होम्योपैथी मेडिसिन के लिए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बीसीएमएफ में काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे एक भूमिका दी गई है, एक बहुत बड़ी भूमिका है कि कोशिश करना है कि हमें होम्योपैथी को प्रचार प्रसार करना है उन देशों में जहां पर, और भारत से जो हम नई चीज जो ला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स भी भारत में है और सबसे ज्यादा अच्छा काम भी इस समय दुनिया में होम्योपैथी के हिसाब से देखा जाए तो भारत में बहुत अच्छा हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब समय आ गया कि हम विश्व गुरु जब बनने की जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो
सपना है, जो शुरू से हमने कहीं ना कहीं देखा भी है, तो कहीं ना कहीं विकसित 2047 का जो सपना है, तो निश्चित रूप से जो 2047 का सपना पूरा करने की जवाबदारी केवल गवर्नमेंट की नहीं है। ये गवर्नमेंट की जो बात है, ये निश्चित रूप से हम सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी है कि हम अपने अपने फील्ड में बेस्ट करें और अपना बेस्ट देवें। तो बीइंग अ होम्योपैथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी होम्योपैथी को हम पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करें, और ब्रिक्स का ये जो प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और कहीं ना कहीं अभी मैं जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में जा रहा हूँ, मैं रशिया जा रहा हूँ, एक तरीके से अमेरिका जा रहा हूँ, यूके, ताइवान, श्रीलंका, वियतनाम, मॉरिशस, अभी मैं रिसेंटली जापान, श्रीलंका, और इस तरीके से जो जो कंट्रीज में मैं विजिट, अभी मैं 3 दिन पहले कजाकिस्तान में था। तो निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत का ये जो नया कंसेप्ट है होम्योपैथी का, जो एक तरीके से इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, उसको हम विश्व के पटल पे भारत की भूमिका के साथ जब बताते हैं, तो न केवल इससे होम्योपैथी आगे बढ़ेगी, बल्कि इससे भारत का भी नाम आगे जाता है। इसी भावना के कारण आज मैं ब्रिक्स के लिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं, और ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि भारत से मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम बात करेंगे होम्योपैथी, चूंकि हम सब जानते हैं कि नॉन टॉक्सिक है, सेफ है, और कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल इम्यूनिटी हीलिंग्स को बढ़ाता है। इसलिए होम्योपैथी के बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी बात है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट नेचुरल ट्रीटमेंट है, और कोई भी चीज को जड़ से खत्म करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने के साथ होम्योपैथी हमेशा से अप्रोच रहती है जो ग्लोबली लोगों को पसंद आती है, कि हम कोई भी चीज को ठीक करें, और होम्योपैथी सेकंड नंबर पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिस्टम के रूप में डेवलप हो चुकी है। पर जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन के कंपेयर में हमारे पास एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी का जो अवेयरनेस है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं लैकिंग था, जिसके कारण कई कंट्रीज पे हमें बैंड होना पड़ा, कई कंट्रीज पे हमें फंडिंग भी बंद कर दी गई। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को वैलिडिटी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर ढालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसी प्रयास को आज इस वेबिनार के माध्यम से मेरा बार बार ये मैसेज रहेगा कि हम कोई भी केस ट्रीट करें, हम चाहे छोटा केस ट्रीट करें, बड़ा केस ठीक करें, या जो भी केस ठीक करें, मेरे सभी कलीग्स के लिए मैं जरूर ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मेंटेन करें, ताकि वक्त आने पर, जरूरत आने पर हम भारत की धरती से कम से कम उन सभी केसेस पे वो डॉक्यूमेंटेशन दे सके, जो होम्योपैथी के प्रयास को, हमारा जो सार्थक प्रयास है उसको और ज्यादा अच्छे से वर्ल्ड वाइड बता सके, जस्टिफाई कर सके, और वेरीफाई करने के बाद कहीं ना कहीं साबित भी कर सके। इसी कड़ी में जो भी हमारे लिए जो क्रिटिनिज्म जहां जहां होता है, हमें अब जवाब देने की जरूरत है। इसलिए इस मेरे जो भी वेबिनार का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका, मैंने करीब 3800 पेज का एक बुक बनाया है, जिसका नाम दिया मैंने विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। उसमें लगभग 3000 पेशेंट्स के आसपास का डेटा हमने इसमें संकलित किया है, जो कि हमने डब्ल्यूएचओ से लेकर सीसीआरएच में, एनसीएच में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एमसीआई, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के साथ हम एलोपैथी के जो जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, साथ में इंटरनेशनल लेवल पे ऑक्सफोर्ड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, मैं जहां जहां मैं बात कर सकता हूँ, जिन जिन कंट्रीज में जाता हूँ, उनके मेडिकल प्लेटफॉर्म पर सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं होम्योपैथी से इस तरीके का डेटा प्रेजेंटेशन की, कि हम इस तरीके के केसेस में डील कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दीजिए मैम। अब हम बात करेंगे कैंसर पे। जैसा कि ये जो स्लाइड है, इस बुक में हमने कुछ ब्रीफ रखा है, ये कैंसर का एक ब्रीफ पेज है, जिसमें हम बात करेंगे आगे इन सभी केसेस के बारे में, जिसमें मैं एक ब्रीफ में ये बात करना चाहूंगा कि जैसे कैंसर पे हम बात कर सकते हैं कि जीबीएम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इसोफेगल कैंसर, इस तरीके से रेक्टल कैंसर, ओवेरी, ये इमेलोडेसिस, प्रोस्टेट कैंसर, माउथ कैंसर, पेरिपोलरी कार्सिनोमा, स्पाइनल सेल कार्सिनोमा, रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा, हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, और एएमएल, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो ये आपने देखा होगा कि स्लाइड में काफी सारे पेशेंट हैं, जिनके हमने पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में एक ब्रीफ दिया हुआ है। इन सभी केसेस की जो डिटेल है मेरी वेबसाइट पे, मेरी बुक में, या हम जो अगली स्लाइड्स में हम जब बात करेंगे उसमें हम वन बाई वन देख सकते हैं। इस ब्रीफ का मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि सार गर्भित हमें केवल एक चीज में अगर अपनी बात बतानी हो, तो हम बता सके कि कैंसर में इस तरीके के एविडेंस बेस्ड सिस्टम हमने बनाया है। निश्चित रूप से ये होम्योपैथी के द्वारा कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट होने के बाद जो डेटा हमें मिला है, तो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट का जो डिफरेंस है,
वो कहीं कहीं पेशेंट के हित में रहा, और उसका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ है होम्योपैथी से, वो हमने रिजल्ट के रूप में कहीं ना कहीं बताया है। अब हम वन बाई वन इस पे बात करेंगे। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चेंज कर दीजिए मैम। हम बात करते हैं इस पेशेंट के बारे में जिस नाम है आसिया अंसारी। हम जीबीएम के इसके बारे में बहुत अच्छी बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड का एक केस है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जीबीएम कैंसर 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल से प्रोग्नोज नहीं अच्छी है, और आप चाहे कितना बार भी ऑपरेट होता है, क्योंकि हम इस पेशेंट के बारे में बात करेंगे। जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी, जीबीएम जो मोस्ट एग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर है, बंद कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें एक दिक्कत रही थी कि उन्होंने 2 बार जब ऑपरेट करा दिया, तो तीसरी बार उनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया था। और जब 2 बार ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट हमारे पास आई, तो मुश्किल से उसके पास जीवन अवधि 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं बताया गया था। ऐसे केस में जब होम्योपैथी के बारे में हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए चैलेंजिंग था, एक अपॉर्चुनिटी भी थी। और दोस्तों, यही होम्योपैथी का प्रभाव है कि जो डॉक्टर सेमिन अलीमन साहब ने जो हमें बताया था, हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, किसी भी तरीके से पेशेंट को, हमारा हाईएस्ट मिशन इसी बात का क्योर करने का होना चाहिए कि हम कुछ प्रयास ऐसा करें जो होम्योपैथी में, जैसे हमें बताया है, हम उस तरीके से होम्योपैथी में लोगों के लिए कर सके। और ये प्रयास था हमारा होम्योपैथी का कि इस पेशेंट को जो हमने 1.5 से 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जो उसकी 2.5 2.5 सेंटीमीटर की जो दो बड़ी गठाने थी, वो केवल होम्योपैथी की मदद से बिना कीमो बिना सर्जरी डिसॉल्व हो गई। और जो 5 सेंटीमीटर की गठान थी, जो करीब 5.5 सेंटीमीटर के आसपास थी, वो रिड्यूस होकर 1.25 सेंटीमीटर के आसपास हो गई। तो ये 2 महीने में हमें जो होम्योपैथी से इतने अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद हमने जब उसके पूरे 1 साल का ट्रीटमेंट दिया, तो वो 1 साल के ट्रीटमेंट में जो 5.5 सेंटीमीटर की जो गठान जो रेसिडुअल बची थी 1.25 सेंटीमीटर की, वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपने मेरे उस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें हमने उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व करके एक ये रिपोर्ट हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो जीबीएम के उस पेशेंट के बारे में बात, तो आज भी वो इंदौर में 8 7 साल के बाद भी पूरी तरीके से बिना किसी रिकरेंस के आज भी वो अच्छा जीवन जी रही है। और ये मेडिकल साइंस का बहुत ही यूनिक केस माना जा सकता है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा जब सबने मना कर दिया था, और वो पेशेंट 7 साल बाद भी होम्योपैथी की बदौलत आज भी कहीं ना कहीं अपना जीवन अच्छे से संपादित कर पाए, और कहीं ना कहीं 5.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की 3 गठानों को बिना कीमो बिना रेडिएशन केवल होम्योपैथी से डिसॉल्व करके आज भी वो कहीं ना कहीं होम्योपैथी का फायदा बता पाती है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इस पेशेंट के बारे में, ओवेरियन कैंसर। इस डॉक्टर पेशेंट सौर की हैं, जिन्होंने एक ओवरी ओवरेक्टॉमी कराने के बाद जिसमें कैंसर की पुष्टि हुई थी, जब वापस रिकरेंस हुआ, 9 सेंटीमीटर गठान उन्हें वापस उस पर वापस आई थी, जिसके लिए उन्होंने वापस ऑपरेशन नहीं कराया, और केवल होम्योपैथी की मदद से, केवल जो बिना कीमो बिना रेडिएशन बिना सर्जरी, केवल होम्योपैथी की मदद से 9 सेंटीमीटर की गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। और साथ में जो उनकी मार्कर की रिपोर्ट जो हुई थी, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल हुई और कंट्रोल होकर आज भी वो पेशेंट 8 साल के बावजूद भी कहीं ना कहीं मनसौख अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। और निश्चित रूप से होम्योपैथी अगर कोई मेडिसिन अगर 9 सेंटीमीटर की गठान को डिसॉल्व कर सकता है, तो ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, ये एक तरीके से एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक बात है कि हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी में अगर हम जैसा जरूरत वैसा पावर, जिस तरीके से हमें गठान का स्वरूप दिखता है, हम उस तरीके से डोजेस बनाकर एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास समय उस समय कम रहता है, हमें थोड़ा अप्रोच चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जो हमें बताया गया है उसके डोजेस और पोस्टोलॉजी के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। 9 सेंटीमीटर की गठान इस केस में डिसॉल्व हुई, तो हमें ये साबित करने में और बहुत अच्छे से हमें के साथ बताने में खुशी होती है कि ये होम्योपैथी के माध्यम से संभव हो सका है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। इस पेशेंट हम बात करेंगे अब किडनी पेशेंट्स के बारे में। किडनी फेलियर के आप जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया, काफी सारे पेशेंट्स के उसमें रिपोर्ट थे। इस केस के बारे में हम बात करेंगे। ये केस है किडनी फेलियर में जो 21 क्रिएटिनिन तक जो पेशेंट डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जा रहे थे, केवल होम्योपैथी के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से डायलिसिस बचाई, ट्रांसप्लांट को पूरी तरीके से मतलब होने से बचाया अपने आप को। और इस केस को जब हमने SCCR पोर्टल, जो CCRH का
पोर्टल है उसपे हमने सबमिट भी किया था, जिसमें उन्होंने उस अप्रूवल देकर अपने पोर्टल पे कहीं ना कहीं उसे पब्लिश किया है। तो इस पोर्टल के बारे में हम इस साइट के माध्यम से देखते हैं कि इसमें इस केस के में मैंने टॉपिक दिए, ड्रामेटिक रिकवरी ऑफ रीनल फंक्शन इन रीनल फेलियर पेशेंट, क्रिटिन 21.7, 21 से ड्रॉप टू 1.3 mg, और 1.3 mg पर आया केवल एक महीने में, जो कि एक होम्योपैथी केस रिपोर्ट के थ्रू हमने पूरा उस पोर्टल पे सबमिट किया। आप SCCR के पोर्टल में जाकर इस केस को देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये पोर्टल काफी बड़ा चैलेंजिंग जो एक्सपेक्ट लेकर जो लोग बताता है होम्योपैथी के इतने अच्छे हित के बारे में, उसमें ये केस बहुत अच्छा केस माना जा सकता है, जिसमें मैं आगे बात करूंगा। मैडम स्लाइड चेंज करेंगे, स्लाइड चेंज करेंगे, स्लाइड चेंज। ये उसके जो हमें मेल आया था कि SCCR पोर्टल पे इसके बारे में एप्लीकेशन के, ये पेशेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहली रिपोर्ट हम देखेंगे कि 21.7 क्रिएटिनिन जो हमारा कहीं ना कहीं उस पेशेंट को हमको जो प्राप्त हुआ था, जो होम्योपैथी में जब आया था तो वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के ऊपर नहीं जाना चाह रहा था और ना ही कोई और ट्रीटमेंट लेना चाह रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। और होम्योपैथी से 1 महीने के ट्रीटमेंट में आप देखेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमें प्राप्त हुई, जो 1.3 mg पर डी की है, जो कि एक तरीके से होम्योपैथी संभव हो पाया केवल थोड़ा सा डोज चेंज करके। हमने डोजेस जो एपिस मेलिसा जो हम कह सकते हैं जो हमारी मेडिसिन होती है, उसको हमने दिन में 5 बूंद, दिन में 4 बार, और जो एपिस मेलिफिसे का जो मदर टिंचर है उसको थोड़ा सा डोज बढ़ाकर 90 बूंद, 90 बूंद के आसपास दिन में 4 जब इस पेशेंट को दिया और 1 महीना लगातार देने के बाद जब रिकवरी देखी, तो वो रिजल्ट हमें 1.3 के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये बड़ा केस है। भारत की संसद में एक बार जब बात ही थी कि होम्योपैथी से अगर हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तो क्यों ना हम होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से जब इस तरीके की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या संसद में जब होती है तो हमें डाटा या डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे टाइम पर अगर ऐसा कोई डेटा जाता है जो 21 क्रिएटिनिन को 1.3 पर लाकर होम्योपैथी की मदद से बता सकते हैं और दिखा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा एक टूल मिलता है कि हमारी बातों को, होम्योपैथी को पूरे भारत में ज्यादातर यूज करने के लिए कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करे। और निश्चित रूप से इस तरीके के केसेस हमें पूरा आधार देते हैं कि हम इसे बता भी सकें। तो इस तरीके से हम काफी सारे पेशेंट के बारे में बात कर सकते हैं जो किडनी फेलियर में करीब 18 क्रिएटिनिन, 11 क्रिएटिनिन जो हमारे क्लिनिक पे कंट्रोल करके 1 से 1.5 महीने में काफी अच्छी रिकवरी कर चुके हैं। निश्चित रूप से अपनी किडनी अपनी होती है, ये जो हमारी थीम है, इस पे हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से इस किडनी को बचाने के लिए होम्योपैथी को बेस्ट सपोर्ट को देकर कहीं ना कहीं उसे फायदा देने की कोशिश करवाते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए। स्लाइड, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये इस केस के बारे में हमने बताया कि पहला जो 21.7 है, बाकी रिपोर्ट 1.3 पर आई। नेक्स्ट, चलाते जाइए मैम, चलाते जाइए। ये CCR पोर्टल पे अप्रूव्ड केस है जो कहीं आप देख सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आधार है हमारी होम्योपैथी के लिए कि हम लोग किडनी के केस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये उसकी केस समरी है। आप पोर्टल पे जाएंगे तो ये सारे में डिटेल में भी देख सकते हैं, जो हम कहीं ना कहीं हर तरीके के जो उनके पैरामीटर्स हैं उस पे हमने इस केस को सबमिट किया था। रेमेडी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एपिस मेलिफिसा को हमने मदर टिंचर और डैप्शन दोनों फॉर्म में यूज किया और पेशेंट को 1 महीने में 21 से 1.3 पर जो रिजल्ट देखे वो इस एपिस मेलिफिसा मेडिसिन के माध्यम से संभव हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट।
अब देखेंगे कि हमारा सेट हुए और केवल होम्योपैथी की मेडिसिन से कहीं ना कहीं कंट्रोल आया। बढ़ाते जाइए मैम, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून कैटेगरी पे। ऑटो इम्यून कैटेगरी पे मैंने बताया उसी तरीके से सर्जिकल कैटेगरी पे कि सर्जिकल केसेस को हम होम्योपैथी से सर्जरी बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑटो इम्यून कैटेगरी जो कह सकते हैं डिसीज, आईबीएस, एली, सोराइसिस, एक्जिमा, जो एक तरीके से आई की बीमारी है। इस तरीके से हम बात करेंगे फाइब्रोमियल्जिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये काफी बीमारियां ये है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लाइस कैटेगरी की। तो निश्चित रूप से ऑटोइम्यून बीमारियों पर हर देश बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर क्योंकि होती हमारे पास बहुत सिस्टम है, नेचुरल भी है, सेफ भी है। तो मेरा इतने सारे जो आपने बहुत सारे जो ब्रीफिंग की ऑटो इम्यून इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत अच्छा केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि अभी पूरी दुनिया बहुत मेहनत कर रही है और इसमें होम्योपैथी भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो हमने देखा कई सारे ऐसे बच्चे जो जिनका सीपीके टोटल काफी एडवांस लेवल पे 30,000, 35,000, 65,000 तक गया था। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से काफी अच्छा कंट्रोल हुआ और उनका जो सीपीके टोटल है वो या तो बहुत कम हो गया या पूरी तरीके से नॉर्मल भी हमें कई रिपोर्ट्स में मिल चुका है। तो निश्चित रूप से सीपीके टोटल को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम जो कहीं ना कहीं प्रोटीन टूटने की स्पीड है, जो उनकी मेटाबॉलिज्म जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। और होम्योपैथी चूंकि नेचुरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाता है, ऑटो इम्यून बीमारी पर हम अटैक करने की एग्रेसिव ट्रीटमेंट जब देने की कोशिश करते हैं तो उसका फायदा ये मिलता है कि ना केवल ऑटो इम्यून केसेस में होम्योपैथी कहीं ना कहीं अच्छा विजय प्राप्त कर पाती है, बल्कि मैं कहूंगा कि जो रिपोर्ट हमें देखने में मिल रही है ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी संभावना है कि अगर ऑटो इम्यून कैटेगरी में होम्योपैथी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से काफी सारे लाइलाज बीमारियों का इलाज की जो श्रेणी है उसमें एक नई दिशा में प्राप्त हो सकती है। इसी तरीके से मैं बात करूं फाइब्रोमाइल्जिया में जिसमें हमने एनए फैक्टर किया, रुमेटॉइड आर्थराइटिस में आरए फैक्टर रिवर्स हुआ, जिसमें कहा जाता है कि आरए फैक्टर, एनए फैक्टर और HLA-B27 जो कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कहा जाता है कि नेगेटिव नहीं होता, वो होम्योपैथी के माध्यम से जब नेगेटिव हुआ तो हमारे पास ऐसे कई सारे पर्याप्त रिपोर्ट्स जो प्राप्त हुए उससे आधार बनता है कि ऑटोइम्यून कैटेगरी पे होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, 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 बढ़ाते जाइए मैम स्लाइड। ये स्किन के केसेस में हम बात करेंगे। स्किन के केसेस में सोराइसिस, एक्जिमा, फीमेल के केसेस में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, फाइब्राइड, ड्रग लॉन्ग लाइफ ड्रग लाइफ टाइम ड्रग डिपेंडेंट केसेस जिसमें हम कह सकते हैं कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन, थायराइड। इस तरीके रिमेटोलॉजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, स्पाइन डिसऑर्डर्स में पीआईवीडी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इस तरीके से काफी सारे पेशेंट हैं। पीडियाट्रिक केसेस में एलर्जिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं आईटीपी। आईटीपी एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें काफी बच्चों को कई बार बोन मेरो ट्रांसप्लांट तक या एक तरीके से बार बार ब्लड चढ़ाने की प्रतिकूलता मैनेज करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकती है। मेरे पास ऐसे काफी सारे पेशेंट्स का डेटा है जो मैंने अभी आपको जो इस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम उसमें जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। पीडियाट्रिक केसेस में आपने देखा उसी तरीके से स्पाइन डिसऑर्डर में कई बार स्लिप डिस्क में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा जो हमने प्रभाव देखा है उसके बारे में मैंने बताया है कि हमने सर्जरी बचाने के लिए, स्पाइनल सर्जरी बचाने के लिए होम्योपैथी का उपयोग किया। वेस्कुलर डिसीज में डीवीटी एक तरीके से जो इमरजेंसी केसेस होता है, वेरिकोस वेन, उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा प्रभाव हमने देखा। इसी तरीके से हम बात करेंगे ये कुछ केसेस में जिसमें पैरालिसिस जो हमने 13 साल से हेलो लेकर हेलो काफी डॉक्टर पुरानी अर्पित। पैरालिसिस में भी होम्योपैथी का। हाँ डॉक्टर हाँ अर्पित, जी, हाँ जी आप मैम। जैसे ही सर आप समझा रहे हैं, आप एक एक केस एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो एवरीबॉडी वुड लाइक टू नो कि किस अच्छा, तरह से केस या कुछ जो एक एक स्पेसिफिक मेजर केस है वो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सर।
ठीक है, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। ये पैरालिसिस का जो केस हम अभी स्लाइड में देख रहे हैं, विंडो पे देख रहे हैं, ये इस कई पेशेंट ऐसे हैं जो 13 साल पुराने पेशेंट थे, जो बिल्कुल बिस्तर वाली अवस्था में थे। या एक तरीके से मैं इसका एक मेजर फॉर्म बता, आगे जाकर हम एक केस में बात करेंगे कोमा में, जिसमें हम नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देने के लिए होम्योपैथी का उपयोग हुआ, उसके माध्यम से उनकी रिकवरी फास्ट हुई। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बातें जो हमें आकर बताई या लिख कर दी या उनकी रिपोर्ट्स में जो दिखा, आप ब्रेन स्ट्रोक के बाद तो पोस्ट रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं फायदा होम्योपैथी में नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिव करने का जो मिला, वो हम इसमें बता पा रहे हैं। नेक्स्ट केस मैडम, नेक्स्ट थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारे केसेस हैं मैम। हम बात कर चुके हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि काफी अच्छा अनुभव है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें आरए फैक्टर रिवर्स हुआ। हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें एंटी टीपीओ को हमें रिवर्स करना है। एंटी टीपीओ जो कि ऑटोइम्यून कैटेगरी जो रिवर्स नहीं होता, वो हमें रिवर्स इसमें करने में होम्योपैथी का फायदा मिला। ये किडनी का पेशेंट है जो कि 17 क्रिएटिनिन 11 क्रिएटिनिन का केस है, जिसमें हमने 1 महीने के ट्रीटमेंट से पेशेंट की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को मेंटेन किया, किडनी की क्षमता को बढ़ाया, और 11 क्रिएटिनिन को 1 पर लाकर पूरी तरीके से स्टेबल किया। और आज भी ये पेशेंट बिना किसी दवा के अपना स्वस्थ जीवन जी रहा है। ये एक ऐसे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के वाले थे, और जब हमारे पास आए थे तो देवास में बागली में कहीं पर काम कर रहे थे, जब पे इनके किसी जो परिचित ने हमें इन्हें दिखाया था। और निश्चित रूप से 1 महीने का ये ट्रीटमेंट उनके लिए पूरी तरीके से अच्छा साबित हुआ, और आज भी ये पेशेंट स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। 11 क्रिएटिन को केवल 1 महीने में 1 पर लाना, ये होम्योपैथी की ताकत है, और कहीं ना कहीं हमें इसे समझने की जरूरत भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। ये हम बात करेंगे शोगन सिंड्रोम में, जिसमें हमने एने फैक्टर, जो कि कहा जाता है कि एने फैक्टर रिवर्स नहीं हो सकता, आरए फैक्टर रिवर्स नहीं हो सकता, ये हमने जो रिवर्स किया है, इसमें काफी सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कि आप रिपोर्ट पे जस्टिफाई करेंगे कि इन्होंने रिवर्सल करके जो अपना रिपोर्ट है वो बताया है। और ये मेडिकल साइंस के लिए भी एक समझने की टॉपिक हो सकता है कि होम्योपैथी से अगर ऑटोइम्यून कैटेगरी में इतने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्यों ना हम इस होम्योपैथी की दवाइयों से ऑटोइम्यून केसेस को प्रायोरिटी या ट्रीटमेंट के रूप में लागू करने की कोशिश करें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि सीपीके का जो लेवल है वो काफी अच्छे लेवल पे कंट्रोल होते होम्योपैथी में मैंने देखे हैं, जो 20,000 65,000 तक के लेवल होम्योपैथी में बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैडम, बढ़ाते जाइए मैडम, स्लाइड्स बहुत सारे हैं। ये हम ए प्लास्टिक एनीमिया में बात करेंगे, जो पेशेंट बोन मेरो ट्रांसप्लांट पे, ये रुकिएगा मैडम, रुकिएगा रुकिएगा, बैक करिएगा, बैक करिएगा। ये हम बल्कि यूटेरस के बारे में बात कर रहे हैं, 26 की गठान, सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, आईटीपी, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं होम्योपैथी में। और नेचुरल मेरो ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए नेचुरल बोन मेरो को ताकत देने के लिए होम्योपैथी का उपयोग कर, निश्चित रूप से काफी सारे पेशेंट के 2-2 6 हजार की प्लेटलेट की रिपोर्ट्स पे हमने फायदा देखा, जो आज भी पूरी तरीके से नॉर्मल रहकर मेंटेन कर पा रहे हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि किडनी की एक बड़ी समस्या है, इसमें प्रोटीन लीकेज को बचाने के लिए होम्योपैथी को हम पूरी तरीके से यूज करते हैं, और निश्चित रूप से काफी अच्छे रिजल्ट देखने में आ रहे हैं। तो ब्लड रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, ऐसे जितने भी स्लाइड्स बता रहा हूँ, निश्चित रूप से हो सकती है समय की मर्यादा होती है, तो हम हर स्लाइड को बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको मैसेज जो देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करना है। हमें होम्योपैथी मेडिसिन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी को जिस जरूरत के हिसाब से हमें यूज करने की जरूरत है, उस एंगल पर जाकर हमें कहीं ना कहीं प्रयोग करना है, और इसका फायदा हमें मिलता है हमारे पेशेंट के बॉडी रिस्पॉन्स में और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में। इस पेशेंट के बारे में बात करेंगे। वोकल कार्ड पॉलिप का केस, बिल्कुल गले में गठान लेकर, ये चूंकि पेशे से लॉयर हैं, इनको ऑपरेशन नहीं कराना था, उन्होंने केवल 1 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से वोकल कॉर्ड पॉलिप को डिसॉल्व किया, और सर्जरी उन्होंने बचाई, और आज भी बिना किसी सर्जरी के, इतने सालों बावजूद भी बिना किसी रिकवर के वो स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। किडनी स्टोन में चूंकि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है, हमने देखा कि काफी सारे पेशेंट्स को हमने किडनी स्टोन में रिजल्ट देखे। इसी तरीके से ये पेशेंट हम बात करेंगे 18 क्रेटिनिन से, 18 क्रेटिनिन से हमने रिवर्स करके
पेशेंट को नॉर्मल किया। 18 क्रिएटिनिन जब इस पेशेंट का था तो बड़ा केस था, और केवल होम्योपैथी पे ट्रस्ट करके इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और पूरी तरीके से 18 क्रिएटिनिन को 1 क्रिएटिनिन पर लाकर मेंटेन किया। किडनी स्टोन में ये जो पेशेंट थे, इन्होंने करीब 3 स्टोन थे इनके, 7 mm, 4 mm और 15 mm। उन्होंने पूरी तरीके से होम्योपैथी से 15 से 20 दिन के ट्रीटमेंट में इसे डिसॉल्व किया, और जो स्टोन निकला और वो लेकर आए थे वो हमने स्लाइड में आपको बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी बताई कि ये जो स्टोन बाहर निकला केवल होम्योपैथी की मदद से ऑपरेशन बचाया जा सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट मैडम आगे बढ़िएगा। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA-B27 रिवर्स होना, वेरी वीनस अल्सर में बहुत अच्छी रिकवरी। ब्रेस्ट सिस्ट 8 सेंटीमीटर की मास्टाइटिस की गठान इन्होंने डिसॉल्व की। CML कैंसर, एवीएन में स्टेज 3 से स्टेज 4 के जो रिवर्सल है उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो एवीएन में बिल्कुल एक तरीके से हिप बोन ट्रांसप्लांट पे जा रहे थे, और होम्योपैथी की मदद लेकर उन्होंने एक तरीके से काफी अच्छी रिकवरी की, और उनकी रिपोर्ट्स MRI में ये चीजें जब देखी गई तो निश्चित रूप से ये प्रमाण मिलता है कि होम्योपैथी रीजनरेशन प्रोसेस में भी अच्छा काम करती है, और एवीएन के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। CML क्रोनिक माइलाइट ल्यूकेमिया, जैसा कि मैंने बताया ब्लड कैंसर में, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी AML कैंसर की। AML कैंसर में मैंने एक पेशेंट को 7 दिन में रिजल्ट आते देख चुका हूं, तो निश्चित रूप से ये एक आधार बनता है कि जब हम AML में अच्छा काम कर सकते हैं तो CML में भी हमें होम्योपैथी का फायदा मिलना चाहिए। और ये पेशेंट के बारे में मैं बात करूंगा जिन्होंने जो काफी क्रॉनिक स्थिति में और एडवांस स्थिति पे होम्योपैथी का फायदा लिया, और अपने रिपोर्ट्स को आप देखेंगे, इनकी रिपोर्ट्स प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट पे काफी अच्छी रिकवरी होम्योपैथी के माध्यम से लाकर अपना कंट्रोल प्राप्त किया। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट लंग कैंसर, टंग कैंसर, रीनल सेल कार्सिनोमा, वोकल कॉर्ड कैंसर, लैरिंजियल कैंसर। ये सब ऐसी ऐसी कैंसर की पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने ऑलमोस्ट सर्जरी उनके लिए मुश्किल थी, और 11-11 सेंटीमीटर की गठान को उन्होंने पूरी तरीके से होम्योपैथी से कंट्रोल किया। तो एक बड़ी बात है कि अगर 11 सेंटीमीटर की गठान पे हम काम कर रहे हैं तो ये छोटा लेवल नहीं है, एक बेंचमार्क केस है जिसमें हम काफी सारे पेशेंट की रिपोर्ट अभी भी देख पा रहे हैं। इस पेशेंट जो अभी हमारे पेशेंट जो हमारा स्लाइड पे अभी जो दिख रहा है, ये लैरिंजियल कैंसर की गठान के लिए इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, और इन्होंने बोल दिया था कि सर चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, और केवल होम्योपैथी के कुछ समय के ट्रीटमेंट से इन्होंने उस गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, जो कि उनकी रिपोर्ट में पुष्टि हुई। और आज भी ये पेशेंट बिना किसी कीमो, बिना किसी रेडिएशन, बिना किसी सर्जरी के होम्योपैथी की बदौलत पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। निश्चित। नेक्स्ट। तो कैंसर में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी पांचों काम, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी का काम एक साथ करती है। इस पेशेंट में बात करेंगे रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा। रिट्रोपेरिटोनियल कार्सिनोमा की 6 सेंटीमीटर की गठान इन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से डिसॉल्व की। मुन्नी बाई, इसके पहले जो स्लाइड थी, 84 साल की उम्र में 3 सेंटीमीटर की गठान उन्होंने होम्योपैथी की मदद से डिसॉल्व की। ये बकल म्यूकोसा कैंसर में होम्योपैथी की मदद से काफी अच्छी रिकवरी प्राप्त हुई। नेक्स्ट। तो इस तरीके से कई बार एज में हमें ये सेरिब्रल एट्रोफी का केस है जिसमें हम कह सकते हैं कि ब्रेन एक बार जब सिकुड़ जाता है तो वापस नहीं आता, ऐसा कंट्रोल नहीं हो सकता, ऐसा बोला जाता है। तो सेरिब्रल एट्रोफी इरिवर्सिबल चेंजेस में माना जाता है। पर इस पेशेंट के बारे में बताऊंगा कि ये 11 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने जो नेक्स्ट जो रिपोर्ट कराई उसमें पूरी तरीके से ब्रेन नॉर्मल अवस्था में प्राप्त हुआ, और आज भी सेरिब्रल एट्रोफी को इन्होंने पूरी तरीके से ठीक करके एपिलेप्सी के जो उनको झटके आते थे वो भी पूरी तरीके से कंट्रोल हुए, और अब ये अपना स्वस्थ जीवन जी रही है। और अपना जो ये चूंकि मेरे परिवार में एक तरीके से परिचित पेशेंट थी, मेरे दोस्त की भांजी थी, इसलिए पेशेंट भी मुझे मामा भी कहती थी। तो निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश थी कि होम्योपैथी से मैं इसका जीवन दे सकूं, और निश्चित ये इस बात में हम सफल हुए। आज अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ कहीं ना कहीं शादी करके बहुत दुखी अवस्था में जब जीवन जी रही, तो कहीं ना कहीं हमें खुशी मिलती है कि होम्योपैथी से हमने किसी परिवार के लिए कुछ अच्छा किया। लंग कैंसर का ये जो पेशेंट है निश्चित रूप से प्रेरणा देता है कि हमने कीमो के जो कई बार साइड इफेक्ट होते हैं उसको बचाने के लिए होम्योपैथी का जब सपोर्ट दिया तो इस पेशेंट को जो प्राप्त हुआ, होम्योपैथी से काफी अच्छी रिकवरी प्राप्त हुई जो हम देख पा रहे हैं। कोमा का ये पेशेंट, इस बारे में जरूर बात करूंगा। कोमा का पेशेंट जो कि एक तरीके से वेंटिलेटर पे है, इसको होने की मदद से हमने नाक की आरटी फीडिंग से जो दवाई दी उससे फायदा ये मिला कि नर्वस पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिव करके हमने इस पेशेंट को वेंटिलेटर से बाहर लाया, और आज भी ये इंदौर में अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं।
इसी तरीके से ये कोलोरेक्टल कैंसर का जो केस है, निश्चित रूप से बिना सर्जरी, बिना कीमो, इन्होंने अपनी जो थिकनिंग है जो एक तरीके से बढ़ गई थी उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व किया, और आज भी ये पेशेंट बिना किसी कीमो, बिना रेडिएशन के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। तो काफी सारे पेशेंट्स के बारे में, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ाते जाइए, वन बाय वन चलते जाइए। ये जो मतलब मैसेज जो एकदम क्लियर है कि इतने सारे एविडेंस देने के बाद, कोमा का ये पेशेंट हम बात करेंगे जो कि वेंटिलेटर से बाहर आके मिला, इस पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो मेनिंजोमा से 3.5 सेंटीमीटर की गठान डिजॉल्व हुई, रेनॉल्ड डिसीज में जिन्होंने एक तरीके से एम्पुटेशन बचाया, ये पेशेंट है जो कि इंदौर की है, 3.5 सेंटीमीटर की मेनिंजोमा की गठान थी, और इसकी आंखों में आप देख सकते हैं कि जो आंख, पहले की आंखें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से झुक चुकी थी, और इसको डॉक्टर ने बोला था कि तुरंत इसको ऑपरेट होना चाहिए। इस पेशेंट ने ऑपरेशन ना करा के होम्योपैथी का सपोर्ट लिया, और 4 से 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनकी आंखें नॉर्मल अवस्था में आने लग गई थी। और जो इन्होंने 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट लिया, 1 साल का जो पूरा ट्रीटमेंट लिया, उसका फायदा ये मिला कि जो 3.5 सेंटीमीटर की मेनिंजोमा ब्रेन ट्यूमर की गठान थी, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई। ये पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर उनकी रिपोर्ट में पुष्टि जब हमें मिली, आज भी ये पेशेंट बिना किसी दवाई के, बिना किसी रिकरेंस के इंदौर में जीवन जी रही है। और ट्यूमर में मेनिंजियोम केस अगर होम्योपैथी डिसॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से हम न केवल ब्रेन सर्जरी बचाने में पेशेंट को मदद दे रहे हैं, बल्कि मेडिकल साइंस में एक नया अध्याय खोल रहे हैं कि हम न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, जो कि काफी कई बार रिस्की रहती है, पेशेंट्स कई बार इसमें बड़े रिस्क लेकर इस चीज को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसमें भी हमारा होम्योपैथी का ये जो प्रयास है, ये एक माध्यम दे सकता है कि मेडिकल साइंस को एक दिशा दे सकता है कि एक ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा विकल्प लेकर कहीं ना कहीं लोगों को फायदा दे सकती है। तो ये जो पेशेंट है मेनिंजुमा, जो कि हमने पूरी तरीके से आज ब्रेन के केसेस को किया, ये इंदौर में जो रह रही है, आज भी अपना इसी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी रही है। और इसकी आंखों का आप जो डिफरेंस देखेंगे, मैंने स्लाइड में है, वो बिल्कुल जो 5 दिन का जो एक तरीके से होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जो फायदा मिला, वो मैंने इसकी फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश की। और 1 साल का ट्रीटमेंट उन्होंने पूरा किया, उसके माध्यम से उन्होंने जो ट्यूमर डिसॉल्व किया, वो मैंने एमआरआई की रिपोर्ट में आपको जो बताया है, वो कहीं ना कहीं पुष्टि करती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। मैडम आगे बढ़ा दीजिए। ये अशफाक खान, जो कि क्रेटिनिन के केवल 9 से 10 दिन के ट्रीटमेंट में 11 क्रेटिनिन का रिपोर्ट उन्होंने एक पे कंट्रोल किया। कुलदीप, ये एएमएल का केस था। इसके पहले जो मैं बताना चाह रहा था कि 7 दिन में उन्होंने प्लेटलेट जो कम हो गए थे, 6,000 थे, वो पूरी तरीके से 2,11,000 पर आकर मेंटेन हुआ। तो इस पेशेंट के बारे में बात करूंगा कि ये रात को हॉस्पिटल में जब मैं किसी पेशेंट को देखने गया था, तो ये संयोग से इस पेशेंट के परिवार वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया, और इस पेशेंट को ये बोल दिया गया था कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको अगर पैसे आपके पूरे खत्म हो गए हैं तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इसके लिए शायद हो सकता है कि ईश्वर कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर किसी की मदद करता है, तो शायद ये मैं इस केस के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि रात को 11 बजे हमने इसको ट्रीटमेंट भेजा, और रात को 11 बजे ट्रीटमेंट भेजने के बाद जो नेक्स्ट डे हमें इसकी रिकवरी देखने में आई, और 7 दिन के अंदर जो इसके प्लेटलेट हैं, वो पूरी तरीके से बढ़ के 2,11,000 के आसपास मेंटेन हुए। और इस पेशेंट ने आज भी बिना किसी दवा के, अब ये बिना किसी कीमो के अपना स्वस्थ जीवन जी रहा है। अब इनकी शादी भी हो चुकी है, बड़वानी में ये रहते हैं, जो इंदौर के पास में एक सेंटर है। और केवल 7 दिन में अगर एएमएल का एक केस, अगर होम्योपैथी का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि हम 7 दिन में अगर किसी को इतनी अच्छी फास्ट रिकवरी दे सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से होम्योपैथी में हमारे लिए एक बेंचमार्क केस है, जो हम बता सकते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है कि होम्योपैथी को इस तरीके से फास्ट ट्रीटमेंट के रूप में अगर यूज किया जाए, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए, तो इसमें भी होम्योपैथी अच्छा काम कर सकती है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट। किडनी कैंसर में 11 सेंटीमीटर की गठान, ग्लॉटिक कार्सिनोमा, मल्टीपल माइलोमा, जो कि गठानों का सर्वाइकल कैंसर, इसमें जितनी गठाने हैं, ये होम्योपैथी से इन्होंने डिसॉल्व किया। ये बड़ा प्लेटफॉर्म का तरीका हो सकता है बताने का कि हम इस तरीके की गठानों में होम्योपैथी की मदद से डिसोल्यूशन प्रोसेस दे सकते हैं। नेक्स्ट, जिसमें हम कीमो रेडिएशन का काम भी होम्योपैथी दवाइयों से कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। डायबिटीज में मैं बात करूंगा, इसमें कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो टाइप 2 पेशेंट डायबिटीज के होते हैं, जिनमें बॉडी रिस्पॉन्स अगर हम शुरुआती लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो काफी अच्छी रिकवरी मिलती है।
और मैंने कई पेशेंट देखा है जिनका 14 HbA1c, 15 HbA1c, 11 HbA1c जो होम्योपैथी की दवाइयों से काफी अच्छा बैकअप मेटाबॉलिज्म पर लेकर उन्होंने कंट्रोल किया और निश्चित रूप से अपनी दवाइयों की डिपेंडेंसी को काफी हद तक बचा लिया। अगर हम टाइप 1 की बात करते हैं तो चूंकि टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंसी पूरी तरीके से आ चुकी होती है, तो ऐसे केसेस के लिए हम इंसुलिन डिपेंडेंसी को जितना हो सके ऑप्टिमम टू क्योर इस दिशा में हम बात कर सकते हैं कि हम जितना हो सके जो हमारे रिसेप्टर क्वालिटी होती है, जो इंसुलिन को ग्रहण करने की क्षमता है, हम उसको भी कहीं ना कहीं ताकत देते हैं, होम्योपैथी से मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं। और उसका फायदा ये मिलता है कि जितनी भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकता है, अगर पेशेंट को ज्यादा हो रही है तो हम उसको हो सकता है कि पूरा कह सकते हैं जितनी ज्यादा ऑप्टिमम टू कम क्योर, मतलब जितना कम उस इंसुलिन के डोज पे मेंटेन करने की कोशिश कराएं, तो उस पेशेंट के लिए ये बेनिफिट होता है कि उनका खुद का रिस्पॉन्स मेंटेन होता है और कम इंसुलिन में वो होम्योपैथी की दवाइयों के साथ भी अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। और टाइप 2 में बात करूं तो काफी सारे पेशेंट अगर शुरुआती लेवल पर अगर हमारे पास जब होम्योपैथी में कांटेक्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय होता है जब हम कह सकते हैं कि उनके डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को कवर करें, और डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को कवर करके नेचुरल बीटा सेल एक्टिविटीज को हम बढ़ाकर होम्योपैथी से जो उनकी रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने अभी कई स्लाइड्स इसमें जो दी है डायबिटीज की, जिसमें हमने 13, 14, 15 HbA1c के लेवल को भी होम्योपैथी से कंट्रोल होते देखा है, और उनको दवाइयों से एक तरीके से कहते हैं ना, शुरुआती लेवल पे जितना जल्दी बैकअप मिल जाता है वो दवाइयों से मुक्ति के लिए सोच सकते हैं। तो ये अच्छा विषय हो सकता है होम्योपैथी को लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम के लिए यूज करना, ताकि हम जीवन भर की डिपेंडेंसी को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकें। निश्चित रूप से इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्किन के केसेस में देखिए, ये स्किन के बहुत सारे केसेस हैं, आप देखेंगे, रुकिएगा मैम, बैक कीजिएगा। आप इनको देखेंगे कि लास्ट टाइम ये जितने भी स्किन केसेस हैं, ये सब कहीं ना कहीं होम्योपैथी में स्किन के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि होम्योपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट का सेगमेंट है स्किन, क्योंकि सीधी सीधी बात है, होम्योपैथी नेचुरल तरीके से ठीक करती है, कुछ भी दबाती नहीं है। और इसमें काफी सारे पेशेंट के आप पिक्स देख सकते हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि पहले की स्थिति में उनकी जो स्थिति थी काफी आगे बढ़ चुकी थी, एडवांस स्टेज पे स्किन की प्रॉब्लम से, सोराइसिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, फंगल डर्मेटाइटिस, एक्ने, काफी सारे ऐसे पेशेंट के बारे में आप देख सकते हैं जिन्होंने केवल होम्योपैथी के माध्यम से अच्छा कंट्रोल किया और एक फास्ट रिकवरी करने में होम्योपैथी का फायदा लिया। तो जो दिखता है कहीं ना कहीं, जो पेशेंट को देखने में आता है कॉन्फिडेंस, वो स्किन से होता है। तो अगर हम किसी पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, तो WHO की जो डेफिनेशन है कि हम किसी पेशेंट को फिजिकली ठीक कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं समाज में वो जाकर जब खड़ा होता है तो वो सोशल रूप से भी अपने आप को सक्षम के साथ खड़े कर पाता है। तो यही फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को हम हेल्थ की डेफिनेशन कहते हैं, और ये होम्योपैथी बहुत अच्छा दे सकती है, ऐसा हम इस स्लाइड के माध्यम से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, 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 ये प्रोस्टेट कैंसर का केस है जिसमें हमने 100 PSA जो कि एक तरीके से बड़ा लेवल होता है, जिसको केवल होम्योपैथी के माध्यम से एक एक PSA, एक के नीचे लाया, मतलब 100 से सीधा एक पर आप होम्योपैथी की दवाइयों से, और जो प्रोस्टेट था उनका 95 ग्राम का, वो भी पूरी तरीके से होम्योपैथी की मदद से नॉर्मल अवस्था पे प्राप्त हुआ। तो प्रोस्टेट कैंसर में इतनी अच्छी रिकवरी कि हम बिना कीमो, बिना सर्जरी किसी को अगर 100 PSA से अगर एक के नीचे ला सकते हैं, तो होम्योपैथी का ये जो केस है काफी बड़ा बैकअप है, जो ऐसे पेशेंट को एक दिशा देता है कि प्रोस्टेट की सर्जरी या जो कीमोथेरेपी जो उन्हें कई बार लगाने के लिए जो बताया जाता है, उसके लिए होम्योपैथी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है, और कहीं ना कहीं बताना भी चाहिए कि इस तरीके के पेशेंट का आधार हमें मिल चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर के बाद हम बात करेंगे, रुकिएगा मैडम, ये हम बात करेंगे एजुस्पर्मिया की। एजुस्पर्मिया जिसमें हम कह सकते हैं कि जीरो नील स्पर्म काउंट, जिसको होम्योपैथी की मदद से उन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल किया, और आज भी पेशेंट का जो रिपोर्ट आप देखेंगे कि जो हमें प्राप्त हुआ था, जो नॉर्मल था, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि एजुस्पर्मिया के केस में भी होम्योपैथी अच्छा काम कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में जीवन भर जो BP की दवा खाने हैं, उसके लिए बैकअप आप लेने के लिए होम्योपैथी का उपयोग कर सकते हैं। DBT के केस में होम्योपैथी के, जैसे मैंने साइड दिया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हम बात कर सकते हैं कि काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने TVD, DVD या इस तरीके से जो हार्ट फेलियर के केसेस में जब कई बार उम्र के कारण भी कई बार ट्रीटमेंट उनकी लेने की, सर्जरी कराने की अनुकूलता नहीं थी, वहां पर भी होम्योपैथी की मदद से काफी अच्छी रिकवरी प्राप्त की, और उनके रिपोर्ट में, रिस्पॉन्स में उन्होंने इस बात को बताया। अब ये जो केस हम जो देख रहे हैं अभी, जो स्लाइड चल रही है, इसको हम एमाइलोइडोसिस, के बारे में बात करेंगे। इस पेशेंट का एमाइलोइडोसिस
जो बीमारी थी उसमें एंटी प्रो लेवल 3000 2913, जो कि एक तरीके से 3000 के आसपास था। केवल होम्योपैथी के कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद जो एंटी प्रो बीएनपी का लेवल 13 पर आकर कंट्रोल होकर मेंटेन हुआ। और जब इस पेशेंट ने मुंबई में जो इनके ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको जब जाकर ये बात दिखाई, तो ये उनके शब्द थे कि बहुत ही रेयर केस में, ऐसे केसेस में रिकवरी मिलती है, और निश्चित रूप से आपको ये रिकवरी मिली है, तो निश्चित रूप से आपका जो बॉडी रिस्पॉन्स है काफी मेंटेन हुआ है। और इसका मुख्य कारण, चूंकि पेशेंट ने जो हमें आकर बताया कि सर आपकी दवाइयों से, होम्योपैथी के माध्यम से कहीं ना कहीं एंटी प्रो लेवल जो 2900 के आसपास था वो 13 पर आकर कंट्रोल हुआ, तो कहीं ना कहीं ये होम्योपैथी की ताकत है कि हमें मेडिकल साइंस में जब कुछ अच्छा लगता है तो उसमें होम्योपैथी का कप है वो कहीं ना कहीं आधार भी बनता है, जब दूसरे डॉक्टर्स हमें अप्रिशिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं यही हमारा मेडिकल साइंस की जीत होती है, क्योंकि हर सिस्टम अच्छी मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं अब हमारी जरूरत है कि हमें होम्योपैथी को भी पूरी तरीके से, पावरफुल तरीके से सबमिशन देना है, ताकि हम पेशेंट की रिपोर्ट और रिस्पॉन्स पे जब इस बात की पुष्टि कर पाएंगे, तो जो अलाइड दूसरे डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो भी अप्रिशिएट करते हैं, और उसका फायदा न केवल सिस्टम को मिलेगा बल्कि उस पेशेंट को मेडिकल साइंस से जो उम्मीदें हैं वो पूरा करने में कहीं ना कहीं आधार बनने में हम एक मदद दे पाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मैडम नेक्स्ट। बस ये 18 का गॉल ब्लैडर स्टोन का केस में बात करूंगा। 18 का गॉल ब्लैडर का स्टोन, अब हम सभी जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में लगभग सभी जगह बताई जाती है सर्जरी होती है। इस सर्जिकल केस के बारे में बात करूंगा जिसमें इस पेशेंट ने केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट लेने के बाद, चूंकि ये पेशेंट बेंगलोर की थी, उन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किया था, दवाइयां उन्होंने ऑनलाइन कुरियर के माध्यम से मंगाई, और 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद जब वो रिपोर्ट लेकर मेरी क्लिनिक पर मिलने आई, तो 18 का स्टोन पूरी तरीके से डिजोल्व हो चुका था। और जो कहते हैं ना कि गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाला नहीं जा सकता, पर मैं इस वेबिनार के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों में चूंकि पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, डायनेमिक जो हमारी दवाइयां रहती है, वो स्टोन को निकालेगी नहीं लेकिन डिसॉल्व जरूर कर सकती है। और अगर उसी कैविटी में अगर हम इसे डिसॉल्व कर देते हैं, तो जिस गुफा में, अगर ऐसा कह सकते हैं कि जिस बाइल जूस के अंदर ये स्टोन बना है, हम इस स्टोन को वापस फिर से पिघलाकर बाइल जूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। और इसीलिए ये 18 का स्टोन जब डिसॉल्व हुआ तो उसकी सर्जरी पूरी तरीके से बच पाई। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जिसमें करीब 10 साल पुराना केस इस पेशेंट ने हमारी होम्योपैथी के माध्यम से काफी अच्छा कंट्रोल किया, और जो बार बार डायलिटेशन करने की मजबूरी बनती है उसे उसको पूरी तरीके से बचाया या मेंटेन किया। तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर और इस तरीके के प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, वेरिकोसील के लिए, मतलब जो कह सकते हैं कि यूरोलॉजिकल केसेस के लिए, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। काफी सारे पेशेंट के आप मेरे चैनल पे या इस बुक के माध्यम से जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अच्छा अनुभव लगेगा कि होम्योपैथी की मदद से हमने काफी लोगों को सर्जरी से बचाया है, और बार बार जो रिकरेंस या एक तरीके से डायलिटेशन के लिए जो मजबूरी बनती है उससे भी कंट्रोल करवाया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। डॉक्टर अर्पित, हमारे पास बस लास्ट 2 मिनट्स रह गए सर। ठीक है मैडम, आगे बढ़ा दीजिए, लास्ट में मेडिसिन पे आ जाइए, बढ़ाते जाइए मैडम, आप स्लाइड बढ़ाते जाइए। ये होम्योपैथी में ये जो हमारी कुछ दवाइयां हैं जो हम लोग यूजुअली, मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके वेबिनार के माध्यम से बस एक मैसेज देना चाहूंगा मैडम, मेडिसिन का नाम बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये सभी मेडिसिन हमें सबको पता है कि ये सब कॉमन मेडिसिन है जो कि हम ज्यादातर होम्योपैथी में यूज करते हैं। बस मुझे इस वेबिनार के माध्यम से ये बात बताना है कि जैसा जरूरत होगा वैसा हमें डोज को कैलकुलेट करना है, और बीमारी की अवस्था के अनुसार हमें डोज डिसाइड करना है। मेरा एक मैसेज है, जीवन जीना है, काटना नहीं है। जीवन जीना है, काटना नहीं है। और एक मरीज और डॉक्टर का साथ ही बीमारी की जड़ को खत्म करने में असली ताकत होती है। तो निश्चित रूप से जब हम और पेशेंट मिलकर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। और एक ही जन्म जन्म जो मिला है, हमें पूरी कोशिश करना है कि अपने पेशेंट का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसके लिए हमें भरपूर प्रयास करना है। इसीलिए इस टॉपिक का जो मैंने नाम दिया है, विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल बाय होम्योपैथी, कहीं ना कहीं हम पुष्टि करते हैं कि ऐसे 3000 पेशेंट का डेटा, क्योंकि हमारे पास समय अभी कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3000 पेशेंट का डेटा से एक आधार बना सके कि इस तरीके के रिजल्ट भी होम्योपैथी से प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये हम सभी की अब कंबाइंड जिम्मेदारी है कि हम सब
हम मिलकर अपने डेटा को प्रेजेंटेशन में दें और दुनिया में होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में भारत का विकल्प आगे लाने की पूरी कोशिश कर सकें। ओके। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, आपने बहुत ही काफी सारे केसेस यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हम एक सेशन रख सकते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक डिजीजेस आपसे एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल। एग्जॉस्टिव लिस्ट थी केसेस की, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिस्टम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और जो भी डिफिकल्ट केसेस, कैंसर के केसेस और माइलोमा के केसेस, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के केसेस। सो ऑब्वियसली आपका वर्क बहुत सराहनीय है। ग्लोबली आप होम्योपैथी को डब्ल्यूएचओ के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत प्राउड बात है हम सभी होम्योपैथ्स के लिए। बट वही टाइम की लिमिटेशन है, तो हम चाहेंगे कि आगे आप कुछ ऐसे सेशंस रखें जहां आप स्पेसिफिक टॉपिक से कुछ गाइडलाइंस दे पाए कि किस तरह से हमें अप्रोच करने चाहिए वो केसेस। तो इट वाज अ वेरी एक्सीलेंट जी बिल्कुल सेशन। मैम, बिल्कुल। सो बिल्कुल। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन और वो भी आ रही थे, वही रूब्रिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इतने सारे केसेस थे तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाए, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन प्लान आउट कर सकते हैं इसके हिसाब से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और अगर कोई भी ऐसी तो बात अभी लगती है तो हमारा आप मेरे एक्चुअली से टाइम पर्सनल। ओवर हो गया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ जी, डॉक्टर अर्पित ठीक है। चोपड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। हाँ सर, से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली सर अगर नंबर आपका चैट बॉक्स में टाइप हो जाता तो इट वुड बीन वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ मैम। हाँ जी, तो इससे आप पर्सनली भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैडम मेरे को बड़ी खुशी होगी कि अगर हम किसी भी एक स्लाइड से भी अगर किसी एक इंसान के लिए अच्छा कर सकें, क्योंकि जब पेशेंट ठीक होगा तो उसका पूरा परिवार को फायदा मिलता है और यस। इसमें होम्योपैथी का नाम भी आगे बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को भी कांटेक्ट करना हो ये मैंने डॉक्टर, नंबर इसमें चैट बॉक्स में डाला है। बिल्कुल डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का यहाँ पे नंबर है, तो आप लोग सब यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। और कोई भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी गाइडेंस लेनी हो तो इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देखती हूँ मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का, और हमारा हिंदी सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और इंग्लिश सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकर को। धन्यवाद। चलिए थैंक यू चलिए, डॉक्टर बहुत नेहा, बहुत थैंक यू धन्यवाद थैंक यू। अंजलि। अर्पित चोपड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत